हेलो एवरीवन, दिस इज ARK रिप्रेजेंटिंग NRK9। डियर CS स्टूडेंट्स, जी हाँ, अब तक का सेशन आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो याद रखिएगा, NRK9 हाजिर है आपके लिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। इस सेक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। आई प्रोवाइडेड आप लोगों ने क्या करना है बेटा। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तब भी इंपॉर्टेंट है। सो ऑलराइट, अटेंशन के साथ पढ़िएगा। मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि अगर आपने ध्यान से सुना ना तो ये आपको पूरा वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। और दूसरा बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई नए स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई नए स्टूडेंट से देख रहे हैं तो बार बार सेक्शन के लिए सर्च मत कीजिएगा। आपने इस वीडियो को थोड़ा सा देखा और उसमें थोड़ा समझा, फिर आप कहीं और जाकर सर्च कर रहे हैं। नॉट टू वरी अबाउट इट, मैं तुम्हें गारंटी से बोल रहा हूं, यहां तुम्हें पूरा सेक्शन का पोस्टमार्टम मिलेगा। ऑलराइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा आप लोगों ने थंबनेल ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा। मैं यहां बात करने वाला हूं DVR की, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के कॉन्सेप्ट को पहले आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ लिया होगा। और कोई अगर एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट से देख रहा है तो डोंट वरी, मैं यहां पे एक्सप्लेन फिर करूंगा, ठीक है। तो यहां से ध्यान समझते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, अब कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है, याद देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। कंपनी के अंदर हमको क्या मिला? शेयर कैपिटल। ऑल राइट सर। अब शेयर कैपिटल के अंदर हम बोले लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय कंपनी, लिमिटेड बाय क्या हो गई? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो यहां हम स्पेसिफिकली, यहां पर जब हम वोटिंग की बात कर रहे हैं, यहां देखिएगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जब मैं स्पेसिफिक वोटिंग राइट्स की बात कर रहा हूं तो ये कहना चाहता है आपसे इक्विटी शेयर्स। कौन शेयर मेरे बच्चों? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ऑलराइट सर, इक्विटी शेयर का बात हो रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। अब इक्विटी शेयर में दो कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है, एक समझना मेरे बच्चों। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर, क्या बोल रहे हैं? ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर। सर ये क्या चक्कर हो रहा है, बताता हूं, ध्यान से पकड़ना। जब बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर ना, तो मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट। आपने कंपनी का एक इक्विटी शेयर लिया तो उसके बदले आपको एक वोटिंग राइट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है। डीवीआरस में जनरली क्या होता है, इसको रखो, ध्यान समझो, ये डिफरेंशियल राइट्स की बात करता है। अब डिफरेंशियल राइट्स का मतलब डिफरेंशियल इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, समझना इसको, बहुत लैंग्वेज को पकड़िएगा। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। और डिफरेंशियल राइट कैसे हो सकते हैं? डिविडेंड को लेके अलग हो सकता है, प्लस वोटिंग राइट्स अलग होंगे इसमें, और अदरवाइज। सर ये हम कैसे माने कि ऐसा हो सकता है? बेटा इसको मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये ना कंपनीज एक्ट का, ना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 43, कौन सा सेक्शन है? 43। ऑब्वियस, रिवाइज कर लीजिएगा एक बार मेरे साथ में। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये बात कहता है कि एक कंपनी, कंपनी, यू नो व्हाट, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी जिसका शेयर्स कैसा है, जो कि इक्विटी शेयर है, जिसके तो हम दो कैटेगरी कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। पहले उसके लिए हम कुछ समझेंगे कंडीशंस क्या होंगी। तो जनरली एक इक्विटी शेयर हम जानते हैं कि इक्विटी शेयर 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, जो कि ऑर्डिनरी शेयर है, ठीक है। जब हम बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, मतलब इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। वापस सुनिएगा, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। वन मोर टाइम, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, हमको याद हो गया। नहीं, इंटरप्रिटेशन पकड़ना। मैं बोल रहा हूं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स मतलब डिफरेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग राइट्स और अदरवाइज। अब जब कहता है ना कि क्या ऐसा हो सकता है, बोला हां हो सकता है, प्रोवाइडेड यू नीड टू रीड सेक्शन 43 विद रूल 4। ये ध्यान से आप समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप ये रूल्स सेक्शंस याद नहीं करेंगे ना एग्जाम के लिए, तो इतना याद रखिएगा, आपको बाद में दिक्कत आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको सेक्शंस भी साथ में लर्न करने होंगे। आइए हम सेक्शन और रूल्स दोनों रात में याद करेंगे और इसको एकदम इजी करेंगे। सो डीवीआर के लिए हम जब बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, याद रखिएगा, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। और यहां मैंने आपको बोला डिफरेंशियल का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? डिफरेंशियल मतलब डिविडेंड हो सकती है, यहां फॉर्स अलग अलग डिविडेंड हो सकते हैं।
प्लस वोटिंग राइट्स में डिफरेंसेस होंगे, और बोलता है और अदरवाइज। जब हम ये बात बोलते हैं तो यहां पे सेक्शन कौन सा मेरे बच्चों, 43। सेक्शन 43 जो होगा उसको करना पड़ेगा रीड विद रूल नंबर 4 ऑफ, किसका है ये, कंपनीज, याद देखिए कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल, कंपनी रूल 2014। याद करो अभी के अभी, देखने का कोई जरूरत नहीं है, जब देखने जरूरत होगा बता देंगे। अभी बुक आपकी सामने लेके आ रहे हैं ना, मॉड्यूल बढ़ाएंगे आपको अच्छे से, देखिए वर्ड क्लियर करूंगा। आप तो सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 43 कह रहा है डिफरेंशियल। सर डिफरेंशियल मतलब इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल किस टर्म में हो सकता है, डिविडेंड में हो सकता है, वोटिंग राइट्स में हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है। बट क्या कंपनी अपना मर्जी से ऐसा कुछ कर दे, नहीं। इसके लिए रूल नंबर 4 प्रोवाइड किया गया है। रूल नंबर 4 कहां से आया, रूल नंबर 4 कहां से आया बच्चा, रूल नंबर 4 है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। वन मोर टाइम, एक बार रिवाइज करो ना, कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल 2014, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं सेक्शन 43 रीड रूल नंबर विद रूल नंबर 4, क्लियर एकदम। अब रूल 4 क्या कहता है, ध्यान सुनना। अगर कोई कंपनी ना, अभी मेरा बच्चा लोग सोच रहा होगा सब छोड़ो ना, पहले ये बता दो आप मेरे को। पहले आपको बोला इक्विटी शेयर का मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ये ऑर्डिनरी शेयर हो गया। डीवीआर में जनरली क्या हो सकता है, जैसे टाटा कंपनी ने किया था क्या, कि उन्होंने बोला जी हमारे कंपनी के 5 शेयर्स, हाँ जी 5 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट। अब ये टाटा कंपनी ने कॉन्सेप्ट भी नहीं, ऑफ कोर्स कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड अपना जब लेकर आई थी डीवीआर, उससे उस एक प्रोविजन फॉलो किया था क्या, कि हम 5 शेयर के बदले आपको 1 वोटिंग राइट देंगे। बट आपको हो सकता है उसके बदले आपको डिविडेंड में हम आपको हायर डिविडेंड दे रहे हो, बट आपके पास वोटिंग उसके परसेंटेज कम हो जाएंगे, ठीक है। इसकी मैं कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा आप लोगों को। तो यहां बात पकड़ में आया, तो ये हम बोल रहे हैं इसको, इस कैटेगरी हम किसी डीवीआर की कैटेगरी बना लेते हैं, क्लियर एकदम। अब आगे की बात सुनो ध्यान से, जब ये बोलते हैं तो रूल 4 बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रूल 4 क्या कहता है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्लायंसेस करने के लिए रूल 4 का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करता है, वीडियो को स्पीड चलाता है। डोंट वरी, मैं पहली तरह स्पीड से बोलता हूं कि आपको स्पीड चलाने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुनने का जरूरत है। और आप स्पीड चलाएंगे तो ऐसे स्पीड से निकल जाएगा, फिर बाद में आपको याद नहीं आएगा। सो रूल 4 क्या कहता है, ध्यान सुनेगा, कहता है जी कंडीशन फुलफिल कर दीजिएगा। आपको लिखा आना है ना, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स लाना है, वन मोर टाइम, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स लाना है। क्या करना है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स लाना है। तो क्या करना है, रूल 4 पढ़ना है। रूल 4 क्या कहता है, कंडीशंस को सेटिस्फाइड कीजिएगा और ऐश कीजिएगा। सर ये रूल 4 की कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जनरल सी छोटी छोटी सी है, तुम ध्यान से सुनना बस, है ना, रटना नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक। रूल 4 पहले कहता है कि सच इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो पहला हम क्या रखेंगे, पहला हम याद रखेंगे, आओ मेरे बच्चों ध्यान से पकड़ते चले जाओ। पहला हम क्या याद रखेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता हो। बोलो एक बार मेरे साथ में, रूल 4 ने पहली बात क्या कही कि इस इशू को ऑथराइजेशन मिलनी चाहिए, कहां से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर नहीं लिखा है तो पहले आर्टिकल को क्या कीजिएगा, अल्टरेशन कीजिएगा, क्लॉज इंसर्ट कीजिएगा, किसका, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का, उसके बाद आप ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इशू मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पहला काम। दूसरा काम, पास कीजिएगा ओआर। ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट इफ कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो यही ओआर जो होगा पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना होगा। मेरे बच्चे जानते होंगे, मुझे लगता नहीं मुझे पोस्टल बैलेट बताना पड़ेगा, फिर भी कोई बच्चा नहीं जानता है तो नॉट टू वरी अबाउट इट यार। अभी नंबर शो हो तो रहे हैं, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे क्वेरी डालो, ठीक है। अभी इन दोनों बहुत क्वेरी रहा है, और कुछ टेक्निकल वर्किंग की वजह से भी मैं डायरेक्टली आपको आंसर नहीं कर पा रहा था, कंटिन्यूसली आंसर नहीं कर पा रहा था, बट बहुत लोगों किए भी हैं। तो अभी आप डालो, क्वेरी आपका आंसर होगा, ठीक है। अब सुनो फटाफट से, सुनो ध्यान सुनो बेटा। तो हम क्या कह रहे हैं कि लिस्टेड है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना है, ऑर्डिनरी कराना है, बट पोस्टल बैलेट के थ्रू करा दो। पोस्टल बैलेट आप लोग सब जानते होंगे, आपके घर पे पोस्टल आएगा, एक पर्टिकुलर एक एनवलप आएगा जिसके अंदर आपको अपना वोट देना है, कंसर्न देनी है। कंसर्न मतलब वेदर यू वांट to say that yes our company must come with this issue or not, means give your assent or dissent। assent दीजिए, dissent दीजिएगा। तो उस पोस्टल बैलेट को ऑलरेडी याद देखिएगा, आपको पोस्टल पेड होता है, आपको सिर्फ उस पर अपना एसेंट डिसेंट देना होता है, वापस पोस्ट करना है, कंपनी जाएगा, कंपनी स्क्रूटनी करेगा और सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। फिर भी कोई पोस्टल बैलेट पे समझ में नहीं आएगा, मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ पोस्टल बैलेट हमारा टॉपिक नहीं है। तो पहला हमने क्या ध्यान रखना है कि रूल नंबर 4 बोलता है जी, फटाक से याद कर लीजिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज कर दे, कंपनी को और पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी लिस्टेड है, कहां लिस्टेड होती है मेरे बच्चों, आरएससी पर, आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
अगर कंपनी लिस्टेड है कहां पर, आरएससी पर, तो क्या करना पड़ेगा, ओआर पास करेंगे कैसे, पोस्टल बैलेट के थ्रू। सर ये भी हम कर लेंगे। फिर बोलता है जी सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये डीवीआर लेके आ रहे हैं ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, shall not exceed 74% of total voting power। अब समझ रहे मेरी बात, मतलब जो वोटिंग पावर डीवीआरस में दे रखी है, डीवीआरस की जो वोटिंग पावर होगी वो टोटल वोटिंग पावर की 74% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब इसका मैं क्वेश्चन को क्लियर करता हूं, है ना, इसमें बच्चा लोग गड़बड़ कर लेता है। सपोज एक कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इक्विटी शेयर्स है ना, टोटल इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टोटल इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, ठीक है। जस्ट इमेजिन उसमें से 50,000 जो है, 50,000 जो है वो उसके ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का मतलब आप जानते होंगे, मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, याद रहेगा, ठीक है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। ये सर क्लियर हो गया हमको। अच्छा, रेस्ट ऑफ द 50,000 जो बाकी इसमें से जो 50,000 है ना, वो है डीवीआरस। वो क्या है, डीवीआरस, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ आते हैं, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब यहां अगर हम परसेंटेज देखें वोटिंग का, तो ये करीबन 50% देखिए इनके पास में है, 50% है। लेकिन अगर इसका हम परसेंटेज चेक करेंगे, क्योंकि इसका रेशो हमने मान लिया कि 5 इज इक्वल टू 1, मतलब 5 शेयर्स पे एक वोटिंग राइट मिलता है आपको, 5 शेयर पर अगर एक वोटिंग राइट मिलता है, ध्यान सुनना यहां पर बेटा, 5 शेयर पे वोटिंग राइट मिलता है, तो कंपनी ने टोटल कितने इशू किए हुए हैं, 1 लाख। ऑलराइट सर, कितना 50,000 क्या है उसमें, ऑर्डर इक्विटी शेयर्स, मतलब 50% तो किसकी हो गया, क्लियर है, तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1 लाख का 50,000 चला गया तो 50% तो किसका होगा, वोटिंग पावर ऑर्डिनरी शेयर्स वालों का, ठीक है, ऑलराइट, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है, इसका रेशियो क्या बोला इसने, 5 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। इट मींस दैट कि अगर यहां हम चेक करेंगे तो हमें कितना पता लगता है, कितना टोटल आया, यहां 50,000 वोटिंग्स हैं, तो यहां कितनी 10,000 वोटिंग्स हैं, 10,000 वोटिंग है। आई होप क्लियर है, कैलकुलेशन छोटी सी कैलकुलेशन है, 1 इज इक्वल टू 5 देन 1 पकड़ मारा है, तो यहां कितना आएगा 10,000, क्लियर। अब अगर हम 10,000 के अंदर चेक करेंगे वोटिंग परसेंटेज, तो आपने एक परसेंटेज निकालना आता होगा मेरे बच्चों को, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10%। तो जहां ये 50% आ रही थी, यहां कितनी इसकी वोटिंग परसेंटेज 10% है। अब ये जो परसेंटेज है ये टोटल के अंदर देखो, लैंग्वेज को पकड़ना, टोटल डीवीआर शैल नॉट एक्सीड, मतलब वोटिंग पावर विद दिस सच इशू शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे, जिसमें 50,000 हमारे ऑर्डर इक्विटी शेयर्स थे, जिसके अंदर 50% इनकी है और 10% है डीवीआरस। अब ये मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 74% तक। मतलब अगर मैं एग्जामिन दूं, देखो अगर हम थोड़ा सा समझें, तो कंपनी के अगर अंदर मान लीजिएगा लगभग अगर कंपनी और आगे, ठीक है, 4 लाख इक्विटी शेयर्स और लेके आती, जिसमें से अगर मान लीजिएगा 3,50,000 तक भी कंपनी जाती है, तब भी इशू राइज नहीं होगा। मतलब टोटल वोटिंग पावर 74% से ज्यादा नहीं होगी डीवीआरस के अंदर। ये वोटिंग पावर मैंने कैसे निकाला, आप लोग बहुत सिंपल से समझ सकते हैं। मैंने क्या किया, 5 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। इट मींस दैट अगर मैंने को देखना है कि अगर 5 है तो 50,000 मेरा क्या डीवीआर है, तो मैंने बहुत ही सिंपली क्या किया, डिवाइडेड बाय, मैंने यहां पे निकाला वोटिंग रेशियो, निकाला इनका रेशियो, आई होप रेशियो आता होगा आपको, 10,000 आया, तो टोटल वोटिंग परसेंटेज में 10,000 थी, 10,000 का मैंने वोटिंग परसेंटेज निकाला 1 लाख के साथ में, तो आया 10%। इतनी सिंपल मैथमेटिक्स है, आई होप आपको आती होगी। फिर भी नहीं आए तो सीखो, सिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो पहली कंडीशन क्या थी, आर्टिकल से ऑथराइज कर रहे होना चाहिए, ओआर पास कीजिएगा, लिस्टेड है तो क्या करेंगे, पोस्टल बैलेट के थ्रू करेंगे। डीवीआर का परसेंटेज मतलब कितना, 74% ज्यादा नहीं हो सकता, 74% किसका, टोटल वोटिंग पावर के अंदर देखेंगे कंपनी का। ऑलराइट सर, सर इतना कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आगे देखिए क्या पकड़ते हैं। अब कहता है कोई डिफॉल्ट ना किया हो, बोलो नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग, नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। कितना, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, इन इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर
अभी इमीडिएट प्रीसीडिंग जब फ्री फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं तो देखना क्या होगा, जब जिस साल हम इशू लेके आ रहे हैं उससे पिछला 3 साल पहले आपने कोई डिफॉल्ट ना किया होगा इसके अंदर, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, ये भी याद हो गया सर। अच्छा, कुछ सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ना चल रहा हो सर। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब मौजूदा आज का डेट में अभी भी है क्या डिफॉल्ट, जैसे समझो डिविडेंड इशू किया, वो डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, लेकिन अभी तक शेयर होल्डरों को डिविडेंड नहीं दिया, ये वाला डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर ध्यान सुनते जाना, आपने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए और वो मैच्योर्ड हो गए हैं और आपने उनकी पेमेंट नहीं करी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है। या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, इनको रिडीम करना है, या डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट देना है, या डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना है, ऐसा कोई सबसिस्टिंग आज का डेट में मौजूदा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा टॉपिक है याद रखने का। क्या क्या याद रखेंगे सर हम, सिंपल है, नो डिफॉल्ट, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स और रिपेमेंट किसको, ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट इन डिविडेंड देयर ऑन, डिविडेंड किसके, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, एंड इंटरेस्ट किस पे, अपने डिपॉजिट्स पे एंड डिबेंचर्स पे, क्लियर एकदम सर। ये भी क्लियर हो गया हमको, आगे का बात सुनते जाइएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आपने दिया नहीं है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। या फिर आपने क्या करा, कोई टर्म लोन ले रखी थी पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से या स्टेट लेवल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, आपने उसको पेमेंट नहीं किया, टर्म लोन का, टर्म लोन समझते हैं ना, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जहां पे टर्म्स आते हैं ईयर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 ईयर्स, वो पेमेंट ले रखा है और सबसिस्टिंग डिफॉल्ट चल रहा है, मान लो अभी भी डेट पे या पहले किया हुआ, ठीक है। या आपने शेड्यूल बैंक से ले रखा है टर्म लोन, उसको पेमेंट नहीं किया। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपने स्टैच्यूटरी पेमेंट्स नहीं करी है, क्योंकि एम्प्लॉयज की प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं दिया, जो स्टैच्यूटरी जाती है ना बेटा, ईएसआई का पैसा नहीं आपने दिया, उसमें डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट किया हुआ पहले। तो ऐसा डिफॉल्ट अगर करा हुआ इस कैटेगरी डिफॉल्ट है, तो याद देखिएगा ये डिफॉल्ट करीबन 5 साल निकल चुका हो, फिर ये डिफॉल्ट अगर आप पहले से करके बैठे हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद आप ला सकते हैं। मतलब सर ये डिफॉल्ट अगर हुए भी हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपायर हो चुके हों, उसके बाद आप लेके आ सकते हैं डीबीएस, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर ये डिफॉल्ट्स को अभी एक्सपायर हुए 5 ईयर नहीं हुए तो आप नहीं ला सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, यू नो व्हाट, अ कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन अ कंपनी टू, यू नो व्हाट, somewhere he teaches to the directors that how to compile with the, you know what, applicable laws। और अगर एक गड़बड़ हो जाता है ना, करोड़ों का पेनल्टी है। आप जाओ, मेरा स्टेटस वगैरह आप लोग अपडेट देखते रहते हो, मैं आपको मैसेज डालता हूँ कई बार, कितना बड़ा बड़ा पेनल्टी अभी सेबी ने लगाया हुआ है। आई होप, खैर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये वाला आपको क्लियर होगा। एक और बात समझो, कंपनी को कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज नहीं किया हो। पेनलाइज का मतलब आरबीआई एक्ट के अंदर लास्ट 3 ईयर के अंदर, ठीक है, लास्ट 3 ईयर के अंदर ड्यूरिंग 3 इयर्स क्या कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज नहीं किया अंडर आरबीआई एक्ट, अंडर सेबी एक्ट, अंडर एससीआरए एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ऑलराइट, एंड द फेम एक्ट, या उस कंपनी के सेक्टोरल रेगुलेटर के अंदर उसको यहां पर कंपनी को पेनलाइज नहीं किया गया। पेनलाइज का मतलब उसको पनिशमेंट नहीं दी गई हो। मान लीजिए डिफॉल्ट किया हुआ है आरबीआई एक्ट के अंदर, या फेमा के अंदर किया हुआ है, सेबी के साथ किया हुआ है, या फिर एससीआरए में किया हुआ है, या सेक्टर रेगुलेटर, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए हो सकता है, ठीक है। आपकी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में ट्राई हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ट्राई की या जो भी पर्टिकुलर सेक्टर से आप बिलोंग करती है आपकी कंपनी, उस सेक्टर रेगुलेटर का आपने कोई डिफॉल्ट ना किया और डिफॉल्ट करने के बाद में आपको कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज किया हुआ हो लास्ट 3 ईयर के अंदर, तब भी आप नहीं ला सकते क्या, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर इतनी सारी बातें कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। देखो ना, तुम यहां आओ तो एक बार आओ, तुम्हें पता है तुमने काफी चीजें मेरे साथ पढ़ ली हैं, याद भी कर ली हैं। देखो हमने स्टार्ट किया था क्या, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। देखो ध्यान से देखते जाओ, स्क्रीन पे एक बार आ जाओ फटाफट। अगर मॉड्यूल अवेलेबल है तो मॉड्यूल फटाक से ओपन कर लीजिएगा, ताकि इसको आज ही पढ़ के अभी के अभी याद करके छोड़ देंगे। पर एक बार के लिए जब भी आपको ठीक लगे, आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से भी सुनिएगा। कन्वीनियंट का मतलब ये नहीं होता कि हाँ कर लेंगे, करना है, ठीक है ना। सेक्शन 43 कहता है, 43 ने क्या बोला था आपको, हमने याद करो फटाफट, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल बी ऑफ 2 काइंड। पहला बोला इक्विटी शेयर, जो कि हम बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर, मतलब विद वोटिंग राइट्स। ऑफ कोर्स आप इक्विटी शेयर ले रहे हैं तो उसके साथ वोटिंग राइट आएगा, ये ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर होता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा हमारा डिफरेंशियल राइट्स, डिफरेंशियल एज टू डिविडेंड, वोटिंग, अदरवाइज। इसके लिए रूल नंबर 4 हमने पढ़ा अभी जब पढ़ रहे थे। रूल 4 ने क्या बोला, कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या क्या थी, अभी हम वही देख रहे थे, क्या क्या कंडीशंस थी। आर्टिकल्स ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है जी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए आपको,
अगर कंपनी लिस्टेड ऑन आरएसई है देन दैट केस कैसे करेंगे, पोस्टल बैलेट थ्रू। ऐसे ना अपना मॉड्यूल के अंदर अगर हाईलाइट कर लो, इससे क्या होगा, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, बाद में एग्जाम में ग्रैब करना आसान रहेगा। ठीक है, इतना सारा थोड़ा ना पढ़ के जाओगे एग्जाम में बार बार। अब थोड़ी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करना, मतलब लिखने की प्रैक्टिस करना, तो सेंटेंसेस फ्रेम बहुत इजीली हो जाते हैं। अब तो प्रोफेशनल का स्टूडेंट हो, अच्छे समझते हो बात। ठीक है, तो आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड होना चाहिए। दूसरा हम क्या देखेंगे इसमें, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए हमको, लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट थ्रू कराएंगे। ठीक है, फिर यहां पर देखिए कहता है कि वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिविएट्स शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अभी कहता है कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिंदगी भर जब तक कंपनी चल रहा है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 74% से ज्यादा डीवीआर कंपनी के अंदर हो इन परसेंटेज। ऑलराइट, अभी कैलकुलेट करके बताए थे ना, क्लियर एकदम। फिर दूसरा देखते हैं, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया, नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर कहां से 3 इयर्स। अभी इमीडिएट प्रीसीडिंग फ्री फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स लॉजिकल चीजें याद रखने की, कौन सा 3 इयर्स, कोई जिंदगी भर 3 साल थोड़ा देखेंगे। अभी इमीडिएटली कोई 3 साल तो नहीं था, इशू ला रहे ना, इशू लाने से ठीक 3 साल पहले। ठीक है, तो डिफॉल्ट न्यूज इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न 3 साल का जरूर चेक कीजिएगा। सब्सिस्टेंट डिफॉल्ट अभी बताया था आपको, सब्सिस्टेंट डिफॉल्ट न्यूज चाहिए किसमें, डिक्लेयर डिविडेंड में, डिक्लेयर डिविडेंड जिनको नहीं दे रहा आपने, या मैच्योर डिपॉजिट्स में रिडीम कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स, या फिर इनके ऊपर क्या होता है इंटरेस्ट, या किसका, डिपॉजिट्स का या डिबेंचर्स का। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। सर आप तो बहुत तेज बोल रहे हैं, तेज इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप तेज सुन सकें और तेज रिवाइज कर सकें और तेज समझ सकें। फिर भी कोई डाउट है तो बताऊंगा यार। ठीक है, ऑलराइट, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ व्हाट, डिविडेंड और प्रेफरेंशियल रिपेमेंट ऑफ एनी का। देखो बताए थे आपको अभी ना, अभी यही वाला टॉपिक आपको याद कराए थे, वही पॉइंट अभी सबके सामने बोल बोल के याद करा रहा हूं आपको। देखो, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंशियल रिपेमेंट ऑफ, ये पकड़ा कीवर्ड, ये पकड़ा। ठीक है, रिपेमेंट पकड़ा किसका, कहां से लिया आपने, कोई टर्म लोन लिया कहां से, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से या स्टेट लेवल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर शेड्यूल बैंक से। ठीक है सर, ये हमको याद हो गया। अब हमेशा देखो कोई इंटरेस्ट का पेमेंट भी ऐसा नहीं है जो पेंडिंग चल रहा हो आपका, सबसिस्टिंग। ठीक है, कल चल रहा हो या आपने डिफॉल्ट पहले कर रखा हो। ऑलराइट सर, एंड कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज होने चाहिए जो पेमेंट हो, जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड होते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों, पीएफ का पैसा है, ईएसआई का पैसा है, ये किसका है, बोनस का पैसा है, ये जनरली। ठीक है, ऑलराइट सर, एंड डिफॉल्ट इन क्रेडिटिंग अमाउंट इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ऑफ कोर्स। अब कहता है अगर ये क्लॉज एफ का अगर आपने डिफॉल्ट किया हुआ है और अगर 5 साल हो चुका है अपॉन द एक्सपायरी 5 years, तो आप ला सकते हो। अगर 5 साल नहीं हुआ और डिफॉल्ट अभी भी मौजूद है, मतलब आज के डेट में आप इशू लाना चाहते हैं और कंपनी को ये डिफॉल्ट किए भी 3 साल ही हुए हैं, तो कंपनी नहीं ला सकता, रूल 4 की वायलेशन हो जाएगी। क्लियर एकदम, यही तो सिखाना है कंप्लायंस में। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी क्या चाहिए पेनलाइज नहीं हो कि बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ ऑफेंस। अब किस कौन कौन से ऑफेंस के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर, आरबीआई एक्ट के अंदर, सेबी एक्ट के अंदर, एससीआर एक्ट के अंदर, देखो फेम एक्ट के अंदर, या फिर कुछ सेक्टर रेगुलेटर हो उनका। 4 याद रखने हैं सर, हमको 4 याद रखने हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा समझना है। क्लियर एकदम, ये पॉइंट्स मेरे को लगता नहीं किसी को डाउट होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बीच में देखने के लिए, समझने के लिए। डाउट होगा तो मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं यार, डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अच्छा अब याद रखिएगा, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहां से बहुत सिंपली वे में समझाता हूँ बात। क्या होता है, अभी आपने बोला सर कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे ना, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, ओआर पास कराएंगे, तो अभी आपने मीटिंग बुलाना होगा या पोस्टल बैलेट के थ्रू, जैसे भी आप करेंगे, मतलब लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू। अब क्वेश्चन राइज होता है, आज शेयर होल्डर अपने घर में वैसे बैठा हुआ है, नोटिस आया, बोला मीटिंग बुला रहे हैं, बोला किस लिए बुला रहे हैं, बोला वो कोई डीवीआर वगैरह इशू। बोला डीवीआर क्या होता है, बोला डीवीआर क्या होता है, बोला मेरे को नहीं पता, बोला डिफरेंशियल इक्विटी ऐसे बोल रहे थे, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। भाई किसको कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी डिटेल कैसे दोगे? क्या सडनली आप वहीं जाके पॉसिबल होगा कि सारी बातें हम आपको एक मीटिंग में बुला के सब कुछ समझाते? नहीं ना, आप सब अच्छे से जानते हो, इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। ऐसा कोई भी बिजनेस जो ऑर्डिनरी नहीं है नेचर, ऑर्डिनरी नहीं है नेचर, आई होप आप जानते हैं इस बात को, ऑर्डिनरी नहीं है नेचर में, तो ऐसे केसेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना मैंडेटरी होता है। अब दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे बच्चों को ये पता होगा कि यहाँ 2 सिचुएशन आ सकती है, तो 102 या 110। 110 का मतलब पोस्टल बैलेट के थ्रू तब भी भेजना है, और अगर मीटिंग बुला के करवा रहे हो तब भी देना है। क्या, जब भी मीटिंग कराएंगे, कॉल आप करेंगे, जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, तो नोटिस के साथ में आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। और बहुत सिंपल सा है ये तरीका। ये लोग सोचते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं इतने सारे पॉइंट कैसे याद करेंगे, याद करने का कोई खास जरूरत है नहीं, समझने की जरूरत है इसको। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बताना क्या होता है, भाई कितने आप डीवीआर इशू कर रहे हो, कितना परसेंटेज होगा उनका, प्राइस क्या होगा, डिटर्मिनेशन कैसे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे कर रहे हो क्या, या प्रमोटर को डायरेक्टर लोगों को जा रहा है क्या,
किन किन कैटेगरी को दे रहे हो, ये जनरल बातें आपको कवर करनी होती हैं, ठीक है। प्राइस कैलकुलेशन किया तो प्राइस कैलकुलेशन कैसे किया गया है, एट पार दे रहे हो या प्रीमियम पे दे रहे हो, ये कंपनी डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना हो जाएगा, प्री एंड पोस्ट इशू का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो ये सब पॉइंट्स याद करने। मैं नहीं कह रहा कि इनको पॉइंट टू पॉइंट आप एकदम रट्टा मार लें, लेकिन समझ लेने। देखिए क्या क्या देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट में, टोटल नंबर ऑफ डीवीआर कितने होंगे, प्लस डिटेल्स ऑफ द राइट्स। राइट्स का डिटेल का मतलब यहां पर क्या है कि या तो वो डिविडेंड की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, प्लस वो यहां पर वोटिंग राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी डिटेल्स दीजिएगा कितना वोटिंग राइट है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, टाटा ने क्या किया, 5 शेयर के बदले 1 वोटिंग राइट दिया, तो इसका डिटेल देना पड़ेगा आपको। क्लियर है एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट में। परसेंटेज देखेंगे, जैसे भी हम ऊपर कैलकुलेट करते हैं, विद डिफरेंशियल राइट्स टू टोटल पोस्ट इनटू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसा भी निकाल के देखा था हमने, 1 लाख शेयर्स है तो उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करके देखा था हमने, ठीक है। किसी को डाउट हो पीछे जाओ, वापस चेक कर लो एक बार, वीडियो पीछे कीजिएगा एक बार ना। अरे क्या जरूरत पड़ेगी, रीजन जस्टिफिकेशन दीजिएगा। इशू कंपनी पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया आप डीवीआर। अब क्या होता है, कई बार समझो यार मेरे पास पैसा बहुत है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कंपनी का कंट्रोल में आऊं। मतलब मेरे को मीटिंग अटेंड करने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मीटिंग अटेंड करना नहीं है, या करूंगा देख लूंगा यार, मुझे तो पैसा चाहिए यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंट्रोल द कंपनी। अब बहुत सारे शेयर होल्डर है जो आपको पैसा देने को तैयार है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझको वोटिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें वोटिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हमको तो क्या करना है, हमको तो डिविडेंड चाहिए या कंपनी का ट्रेड अच्छा होना चाहिए, कंपनी के इक्विटी शेयर का ट्रेड अच्छा होना चाहिए, तो वो उसके लिए कैटेगरी बनाई हमने। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि कंपनी को सब्सिडरी, बहुत जल्दी पहले क्या होता था, किसी भी कैटेगरी का शेयर इशू कीजिएगा और कंपनी को सब्सिडरी बना लीजिएगा किसी उसी कंपनी को, क्योंकि पहले क्या होता था, आपके जिस भी कैटेगरी का शेयर है, मतलब अगर डीवीआर कैटेगरी का भी शेयर है तो कंपनी उसको भी इक्वली ट्रीट कर रहा था। अब ऐसा कॉन्सेप्ट, इसमें डेफिनेशन बाद में चेंज हुआ है। अभी याद रखिएगा, मैं बता दूं होल्डिंग सब्सिडी डेफिनेशन में मतलब पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था कम से कम 13, जब चेंज नहीं था, वो लेटर ऑन चेंज किया गया था उसके डेफिनेशन में। क्या रीजन होंगे, उसके जस्टिफिकेशन को देने पड़ेंगे डीवीआर के। नाउ प्राइस, क्या प्राइस पर इशू कर रहे हैं, देन बेसिस ऑफ द प्राइस, किन बेसिस पर, यू नो व्हाट, बेसिस का मतलब आपने कैसे निकाला है। पर अर्निंग, देखो अर्निंग पर शेयर डिल्यूट होगा या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो ये प्राइस कैलकुलेशन क्या है, किस मेथड से आपने इसको कैलकुलेट किया प्राइस। अभी इसके लिए बताऊंगा, वैल्यूअर बेसिकली बताता है, या स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प से आप थ्रू यू नो व्हाट आप इसकी प्राइस कैलकुलेशन करवाते हैं। जनरली कंपनी मर्चेंट बैंकर से भी करवाती है। मैं इसके डिटेल में आगे जाऊंगा, लेकिन यहां टॉपिक बदल जाएगा अदरवाइज। नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट पे कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल इशू है, तो कहता है कि जी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो किसको दे रहे हैं, प्रमोटर्स को, अगर ये स्पेसिफिक कोई प्राइवेट प्रेफरेंशियल इश्यूज हैं, डायरेक्टर्स को या केएमपीज को, या कह रहा है किसी और को दे रहे हैं, इन कैटेगरी के अलावा किसी को और को दे रहे हैं, जैसे टू बी अलॉटेड टू द पर्सन देन प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, पर्सनल दे रिलेशनशिप, इनको हटाकर प्राइवेट प्लेसमेंट पे आप लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स को कितना दे रहे हैं, प्रमोटरों को कितना दे रहे हैं, केएमपी को कितना दे रहे हैं, या इनको ना देखिए, इनके रिलेटिव्स को ना देखे और किसी को अदर पर्सन को दे रहे हैं, तो उनकी डिटेल दीजिएगा पूरी। पब्लिक इशू है तो रिजर्वेशन कैटेगरी बनाई है क्या कोई आपने, आई होप आप जानते होंगे रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, मैं उम्मीद करता हूं एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा आप लोगों ने। रिजर्वेशन कैटेगरी बनाइए तो उसके डिटेल दीजिएगा फटाफट से। नाउ परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शैल कैरी द टोटल वोटिंग राइट्स एंड एग्रीगेट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब एग्रीगेट इक्विटी शेयर कैपिटल में डीवीआर का परसेंटेज क्या है उसका डिटेल देना है। प्रपोजल इन विच द वोटिंग राइट्स ऑफ द स्केल और टाइप ऑफ शेयर शैल वेरी, ये बताना पड़ेगा आपको। जैसे हमने बताया कि 5:1, मतलब 5:1 हमने बनाया, 5 शेयर पे 1 अगर वोट बना रहे हैं तो ये इसका डिटेल दीजिएगा। एंड चेंज इन कंट्रोल, या ऑफ कोर्स चेंज इन कंट्रोल आएगा नहीं आएगा, सोच के देखो, अभी तुमको बताए थे 50,000 डीवीआर पर, जब मैं ऊपर बता रहा था, तो इसमें वोटिंग परसेंटेज अगर हम इस मेथड इसको ले लेते हैं 5:1 रेशियो को, तो कितना आ रहा था, 10,000 वोटिंग, 10,000 वोटिंग थी। अच्छा, यही बात हम कह रहे हैं कि चेंज इन कंट्रोल आएगा तो कितना आएगा, ठीक है। एंड इफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। अर्निंग पर शेयर डिलीट होगा, परसेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सर कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स विल बी इंक्रीज ना, और डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, तो इट मींस दैट जो अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस होगी, ठीक है। नाउ प्री एंड पोस्ट इशू शेयर कैपिटल, या ऑफ कोर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, मेरे बच्चों को पता होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, आपने लोगों ने ऑफ कोर्स पढ़ लिया होगा। रेगुलेशन 33 जो क्लॉज, बेसिकली क्लॉज 33 जो उसको बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, देखो 35 लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर, जहां पर हम लोग जब पैटर्न की बात करते हैं ना, जब हम पैटर्न की बात करते हैं, देखो समझो, जब हम बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न,
अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कौन सी कैटेगरी, प्रमोटर की कैटेगरी है, डायरेक्टर्स का कैटेगरी, केएमटी का कैटेगरी है, या मेजर शेयर होल्डर्स कौन सा, सिग्निफिकेंट यू नो व्हाट शेयर होल्डर कौन कौन सा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर सच इशू शेयर होल्डिंग प्री एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस आए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या डिफरेंस आए, ठीक है, कितना परसेंटेज इस कैटेगरी का बढ़ा या कम हुआ है, तो एकदम। नाउ हाई कहता है अजी अब ऐसा मत कर देना, जो आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, मीन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर वाला होल्डर है, एग्जिस्टिंग इक्विटी का मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का आप कन्वर्जन नहीं कर सकते किसके अंदर, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के अंदर, या उल्टा नहीं कर सकते, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स को आप क्या कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर में, ऐसा नहीं करना है आपको। कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब सर इनको टॉपिक्स को हम कैसे याद रखेंगे, लंबी लंबी लाइनें याद थोड़ी ना करनी है, समझनी है कि एग्जिस्टिंग यू नो व्हाट, कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट, समझो, कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट व्हाट इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर इनटू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और वाइस वर्सा, क्लियर एकदम, या उल्टा भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट बनेगा सर, इशू लेकर आ गए, इशू लेकर आ गए तो क्या बोर्ड रिपोर्ट बनाना, ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा। तो बोर्ड रिपोर्ट में याद देखिएगा जो हम लोग पॉइंट्स यहां डिटेल में डिस्कस कर रहे थे वही सारी बातें बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को। देखो वही बात आएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, डिटेल्स कितना देना होगा, परसेंटेज कितना है, प्राइस कितना है, पर्टिकुलर प्रमोटर डायरेक्टर्स कितना है, चेंज इन कंट्रोल, डायरेक्टर अर्निंग पर शेयर्स एंड प्लस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑलराइट, प्री एंड पोस्ट शील्डिंग पैटर्न, वो ऑलमोस्ट सारी बातें हमको वहीं कवर करनी पड़ेंगी। सर मेरे पास में ना, सुनो ध्यान से मेरी बात को, ध्यान सुनो, एक बार ध्यान सुनो, जाने की जरूरत नहीं, ध्यान सुनो पहले एक बार पूरी बात सुनो। अगर ना मैंने इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स रखा है तो सर मुझे बोनस शेयर मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। सर राइट शेयर मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। बात पकड़ में आ रहा है, वो जो बेनिफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं सेम मींस इक्विटी मतलब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं, वो भी आपको भी मिलेंगे। नाउ holder of equity share with differential rights shall enjoy all the other rights such as bonus, rights, shares, etc. which holder of equity share are entitled to subject to the differential rights with which the shares have been issued. डिफरेंस किस में आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल अभी को लिया कि वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वो डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो बोनस शेयर इशू किया जाएगा, ऑफ कोर्स आपको भी मिलेगा। राइट इशू किया जाएगा, राइट इशू भी आपके लिए ऑफ कोर्स मिलेगा, राइट इशू अगर राइट किया जा रहा है तो, क्लियर, राइट शेयर इशू दे दो। इनका रजिस्टर मेंटेन होता है, आप लोगों को अच्छे से आता होगा सेक्शन 88 के अंदर। सेक्शन 88 क्या कहता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर भी आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होंगे, मींस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स जो होंगे उन होल्डर्स के भी डिटेल्स, उनके पर्टिकुलर्स भी आपको वहां पर मेंटेन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर अंडर सेक्शन 88 जो कि रजिस्टर ऑफ मेंटेन करते हैं। और अगर किसी कंपनी ने 1956 के अकॉर्डिंग, पहले किसी कंपनी ने 1956 के अकॉर्डिंग क्या किया था, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू किए हुए थे, तो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो रेगुलेट की जाएंगी अनलेस अनटिल वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। क्लियर एकदम। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे डाउट नहीं होगा। फिर भी याद रखिएगा फॉरम आप लोगों के लिए अवेलेबल, ऑफ कोर्स अवेलेबल ऑल टाइम, आप जब चाहें कोई नहीं अपनी रखेगा। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे ऑफ कोर्स आप NRK9 के व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन जल्दी आ रहा है। थैंक यू।